हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 7 की। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। देखो, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। पहला होता है हमारा b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसको हम क्लास 9th में पढ़े थे ग्राफिकल मेथड से कि किस तरीके से प्रूव करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को वापस से ग्राफिकल मेथड से पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद कैलकुलस मेथड का यूज करके जो 11th का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जो ग्राफिकल मेथड बहुत फंडामेंटल है और ये आपको पता होना ही चाहिए। तो अगर जिनको आ रहा हो वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, और जिनको इसमें भी कंफ्यूजन है वो इसको जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने से। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारे पास अभी तक कई सारी डिटेल्स हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। हम ड्रॉ करेंगे किसी भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने मान लिया कि यहां पर एक बॉडी है जिसका सपोज दैट t1 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो u है। किसी गिवन टाइम t1 पे वेलोसिटी u है और किसी टाइम t2 पे वेलोसिटी है v। एक चीज याद रखना, कई बार करते क्या है, मान लेते हैं कि 0 सेकेंड पे वेलोसिटी है u या फिर t टाइम पे वेलोसिटी है v। दोनों सेम चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो ये है हमारा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक चीज याद रखना, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब मैंने बताया था ना, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, जिसमें हर सेकेंड वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज कांस्टेंट रेट से हो, वो है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और मैंने बोला था इस केस में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब चलो हम लोग यहां पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। यहां इस टाइम पे है, यहां पर है टाइम एक्सिस। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी है u और t2 टाइम पे वेलोसिटी है v। अब हमने एक चीज पढ़ा था कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था कि इस तरीके से दो पॉइंट्स को, अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो ऐसे ज्वाइन कर लो राइट एंगल पे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना रहता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे हमें मिलता क्या है, उस लाइन का स्लोप मिल जाता है। जैसे सपोज दैट ये है हमारा डेल्टा एक्स या फिर, और ये है हमारा डेल्टा वाई, तो यहां पर स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये चीज समझ आती है। अब चलो यहां पर देखते हैं, हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है क्योंकि स्लोप ही होता है एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, इसको हमने इस तरीके से डॉट बना के ज्वाइन कर दिया। अब जरा आप देखो कि ये जो बेस है ये कितना है, ये है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। सो इसको भी मैं साइड में रख रहा हूं, इसी में वैल्यू पुट करूंगा। जो बेस है हमारा वो है t2 माइनस t1, या फिर इसको डेल्टा t मैंने लिख दिया। डेल्टा t का मतलब चेंज इन टाइम। दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी सपोज दैट कुछ और थी, 10वें सेकंड पे कुछ और है, तो टाइम कितना हुआ, 10 माइनस 2 यानी कि 8। ठीक है, सो चेंज इन टाइम। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा। सो परपेंडिकुलर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है हमारी u, और ये वाली हाइट कितनी है, ये है हमारी v। सो ये आ जाएगा v माइनस u, इसको डेल्टा v भी बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। सो परपेंडिकुलर को मैंने लिख लिया सिंपली v माइनस u। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है हमारा v माइनस यू
और बेस है हमारा डेल्टा टी, और स्लोप जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें। अब चलो डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए डेल्टा टी, या फिर v इक्वल टू ए यू प्लस ए डेल्टा टी। ठीक है, अगर हमने यहां पर लिया होता कि इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम t है, सो t माइनस 0 क्या आ जाता, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो दोनों सेम चीजें हैं, यहां का t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही, टाइम ड्यूरेशन। ये डेल्टा टी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम में वेलोसिटी u से भी पहुंची है। सो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अगेन हम लोग किसी भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम t। हम चलो यहां पर मैं मोशन को समझा रहा हूं कि सपोज दैट जब टाइम 0 था तो बॉडी की वेलोसिटी u थी, और जो उसका पोजीशन था वो हमने मान लिया x1 था। ठीक है, यहां पर है x एक्सिस, कहीं पर x1 पे रखा हुआ है। जब टाइम t है तो उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी है v, और उस टाइम पे जो पोजीशन है वो है x2। तो सबसे पहले हमको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, u है, और उसके बाद किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी v है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब चलो मार्क अगर करें पॉइंट, सो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, u है, और t इक्वल टू t पे यहां पर टाइम t है, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, v थी, यानी ये वाली हाइट कितनी है, v है। ये चीज समझ आ गई? हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम करेंगे क्या, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। एरिया मैं क्यों निकालने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोग यहां पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट को चाहो तो आप x2 माइनस x1 से रिप्रेजेंट कर दो, चाहो तो s से रिप्रेजेंट कर दो। हम s का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जनरल जो एक्सप्रेशन है वो s है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर दिस लाइन। अब इसका एरिया कैसे निकालें, हम थोड़ा सिंपल कर लेंगे, यहां से एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक है रेक्टेंगल, दूसरा है ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये बहुत बेसिक है, ये 9th का पार्ट है इसलिए आपको आसान लग रहा। ठीक है, अभी आगे कैलकुलस वाले की भी बात करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, आप ध्यान से देखो, ये है t, सो मैं डायरेक्ट कर दूंगा u इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा हमारा u इंटू टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो बेस हम लोग कितना रख देंगे t, और हाइट कितनी रख देंगे, हाइट इस ट्रायंगल का कौन सा है, सिर्फ ये वाला हाइट है। ठीक है, सो ये है v, ये है u, सो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, v माइनस u। ठीक है, सो v माइनस u, इतनी बात हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या डिराइव किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t, और v माइनस u की जगह पे पुट कर देंगे u प्लस ए टी। ठीक है,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां पर माइनस यू भी है, सो माइनस यू एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, मल्टीप्लाई अगर होगा सो ए टी इंटू टी यानी कि ए टी स्क्वायर। ये डिराइव हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप समझ आ गया होगा। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना आसान है, सिंपली कुछ कैलकुलेशंस हैं उनको आराम से आप करना। हमारे पास अभी तक हमने क्या क्या डिराइव किया है, फर्स्ट हो गया है, सेकेंड हो गया है, अब डिराइव करने जा रहे हैं थर्ड। सो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मिला था हमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और मिला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मिला था फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। इन्हीं दोनों का यूज करके हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट, ये है सेकेंड, और फर्स्ट से ए की वैल्यू निकालेंगे। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, सो क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल टू वी माइनस u, या फिर t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ये एक्सप्रेशन कहां से मिला है, ये पहले से मिला है, और इसको हम लोग पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ t इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमने t की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आ क्या जाएगा, s इक्वल टू यू, t की जगह पे पुट करेंगे v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे कैलकुलेशंस हैं सारी, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं। s इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर, s इक्वल टू u इंटू वी, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए। इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस, देख सकते हो ना, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर है, तो अगर नीचे वाला स्क्वायर होगा तो ये सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर, और अगर ऊपर वाले को आप एक्सपेंड करोगे v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ये चीज आ गई। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आया क्या हमारे पास, s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2a। ये चीज है। हमें क्या करना है, देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में यहां पर a है, यहां पर 2a है, तो आप सिंपली नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं। सो s इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ये एक्सप्रेशन मिल गया। क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, आप ध्यान से देखो, 2uv और माइनस 2uv कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 2u स्क्वायर है प्लस u स्क्वायर है। देखना आप, s इक्वल टू माइनस, इस सबसे पहले v स्क्वायर को लिख ले रहे हैं, अब माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, यानी कि माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। सो ये 2 ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2as, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बच जाएगा। आ क्या गया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी तक जो बातें हमने करी वो तो थी क्लास 9th की, बट मैंने फिर भी बताया इसलिए ताकि अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं 11th के टॉपिक की, जो है डिराइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। चलो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो सबसे पहले बॉडी की मोशन को समझ लेते हैं।
हमने मान लिया कि किसी भी टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जिस टाइम पे स्टॉप वॉच सपोज दैट आपने ऑन किया, जैसे ऑन किया उस टाइम पे वेलोसिटी है u, कुछ टाइम बाद t इक्वल टू t पे जो उसकी वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है v। ठीक है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम क्या करेंगे, हम किसी रैंडम टाइम पे जाके एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे dt। देखो t सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो गई है, कितनी चेंज हो गई है, u से v हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमने मान लिया कि बीच के किसी भी टाइम dt पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वो है dv, और यहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था a इक्वल टू dv बाई dt। ये मैंने आपको तब बताया था जब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो a इक्वल टू dv बाई dt। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt। dv का मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन दिस टाइम। dv क्या है, इस स्मॉल टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हुई है, ये चीज हमको पता चल गई। अब अगर आप यूं सोचो कि हर टाइम पे थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, हर टाइम पे वेलोसिटी में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, जब आप बाइक चलाते हो स्टार्ट करते हो, सो 0 टू 60 जाने में हर टाइम पे थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी वो चेंज होता रहता है, या यूं बोले स्पीड बढ़ती रहती है। सो यहां पर जो स्मॉल टाइम में चेंज आया है वो है dv, dt टाइम में। सो हमने निकाल लिया कि dv इक्वल टू a dt। अगर ये जो स्मॉल चेंज है, अगर सबको जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। ठीक है, सो वो काम कौन करेगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, वो काम करेगा इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। देखो यहां से मैं आपको लिमिट लगाना भी बताऊंगा कि किस तरीके से लिमिट लगाते हैं। सो dv इक्वल टू a dt, इंटीग्रेट हमने कर दिया दोनों साइड को। करना क्या है, इधर है dt यानी यहां पर लिमिट्स लगेंगी टाइम की, यहां पर है dv यानी यहां क्या है dv, v का मतलब वेलोसिटी, सो यहां पर लिमिट्स लगेंगी वेलोसिटी की। सो आपको ऐसे पुट करना है कि जब t 0 है, जब t इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे वेलोसिटी हमारी कितनी है, u है। आप देख रहे हो ना, t 0 है तो वेलोसिटी u। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप टाइम यहां पर जो पुट कर रहे हो उसी टाइम की वेलोसिटी यहां पर होनी चाहिए, और जब टाइम है हमारा t इक्वल टू t तो उस टाइम पे वेलोसिटी है v। अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे सिर्फ हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब जिनको इंटीग्रेशन पता है उनको पता है कि जैसे कोई कांस्टेंट टर्म है, मान लो 5, सो 5 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x। ठीक उसी तरीके से यहां आगे कोई नंबर नहीं है, जहां कोई नहीं होता हम मानते हैं कि 1 है, सो 1 dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1v, और v 1 हम लोग लिखते नहीं है, सो ये आ गया v। इधर लग जाएगी लोअर लिमिट और ऊपर लग जाएगी अपर लिमिट। सो लेफ्ट साइड का तो हो गया। राइट साइड में अगर हम लोग देखें तो ये जो हम लोग जितने भी डेरिवेशंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, a कांस्टेंट होता है, यानी कि a चेंज नहीं होता है, ये चीज हमको पता है। सो अगर a चेंज नहीं हो रहा, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों से एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं। सो यहां से a हमारा बाहर आ जाएगा। अगेन क्या बचेगा, 1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1t, यानी कि सिंपली t, यहां पर हो जाएगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब चलो लिमिट पुट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो ये है हमारी लोअर लिमिट, अपर लिमिट। हमें करना क्या है, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट, और राइट साइड में ही काम अगर करें सो a इंटू t माइनस 0, सो v माइनस u इक्वल टू at, यानी कि v इक्वल टू u प्लस at। सिंपल है ना, आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखना आप, हमने मान लिया कि बॉडी यहां से चली है, यहां तक गई है। इस चलो एक्सिस भी बना लेते हैं। हमने मान लिया ये है हमारी एक्स एक्सिस, और टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहां पर है, इसकी वेलोसिटी है u,
पोजीशन है हमारा x1, सारी डिटेल्स है हमारे पास। जब आपने स्टॉप वॉच ऑन किया है, टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी है u, और जो उसका पोजीशन है वो इनिशियली कहाँ है, x1 पे ऑलरेडी है। अब किसी टाइम t2 पे, यानी कि मैंने मान लिया कि t इक्वल टू t पे, पहले टाइम 0 था, फिर टाइम t है, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी हो गई है वो है v, और ये है हमारा x2, पोजीशन हो गई है x2। अब अगर आप ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम लोग फिर से बीच में जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, dt का एलिमेंट लेंगे, और उस dt एलिमेंट में जो पोजीशन चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है dx। जैसे आप यूं समझ लो कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, तो हर टाइम पे पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है ना, तो आपने क्या किया, एक रैंडम से टाइम पे, बहुत छोटे से टाइम पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है dx। सो हम लोग क्या लिखते हैं, v इक्वल टू dx बाई dt। ये भी मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में बताया था। सो dx इक्वल टू v dt। dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम में। तो अगर हम लोग ऐसे जितने भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हैं अगर सबको जोड़ दें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरे का पूरा डिस्प्लेसमेंट। सो हमने ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, सबको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अगेन। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। अगेन लिमिट लगाएंगे, लिमिट कैसे लगाएंगे, यहां पर टाइम है, सो जब टाइम 0 है तो बॉडी की यहां पर क्या है, पोजीशन है, याद रखना। पिछली बार यहां पर जब वेलोसिटी थी तो हमने v की वैल्यू पुट की थी, अब की बार यहां x है, यानी कि x की वैल्यू पुट करनी है। सो जब टाइम 0 है तो पोजीशन हमारा कहां पर है, x1 पे है। जब टाइम t है तो हमारा पोजीशन कहां पर है, x2 पे है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब इसके बाद अगर सॉल्व करें, 1 dx का हो जाएगा x, x1 से x2, ये हो गई लिमिट हमारी। v की वैल्यू, अभी जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था तो v की वैल्यू हमको मिली थी u प्लस at, उसको हम डायरेक्टली पुट कर देंगे u प्लस at। याद रखना कि ये जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, ये पुट कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। इधर तो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x2 माइनस x1, और राइट साइड में क्या आएगा, u कांस्टेंट है, क्योंकि जब आप सपोज दैट मूव करना शुरू किए तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ फिक्स ही तो होगी। आप भले 1 घंटे बाद आपने पूछा कि बताओ जब मैं चला था तब मेरी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी नहीं, वो तो फिक्स रहेगी ना। सो u कांस्टेंट है, तो u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u का हो जाएगा ut, ठीक है, u dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा ut प्लस एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1, यानी कि t स्क्वायर बाई 2। अब देखो, अगर आपको इस स्टेप में डाउट आया हो तो समझ लो कि इंटीग्रेशन में आपके प्रॉब्लम है, उसको जरूर कवर करो पहले, ठीक है। अब चलो यहां पर देखें x2 माइनस x1, पहले बॉडी x1 पे थी, अभी बॉडी x2 पे है, तो बॉडी डिस्प्लेस कितना हुई है, हम बोलेंगे x2 माइनस x1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया s से, यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट s। और राइट साइड में अगर हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करें, सो पहले t पुट करेंगे तो यही आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पहले जैसे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे किया था हमने, पहले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन से a की t की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर दिए थे, बट यहां पर हम लोग फिर से कैलकुलस का सहारा लेंगे और देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करेंगे। सो बात आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखना, ये है हमारा एक्सिस x,
टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी सपोज दैट यहां है, x1 पे है, और जो वेलोसिटी है वो हमने मान लिया u है। टाइम t इक्वल टू t पे बॉडी का जो पोजीशन है वो है हमारा x2, और जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है v। इतनी चीज समझ आ गई है। सो अगर हम बीच में कोई छोटा सा एलिमेंट लें dt, पोजीशन भी चेंज हो रहा है तो चाहो तो हम लोगों ने इसके पिछली बार लिया था dx, बट वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है। सो dt टाइम में वेलोसिटी मान लो चेंज हुई dv। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a इक्वल टू v dv बाई dx। एक छोटी सी गलती हो गई यहां पर, हमें करना क्या है, हर बार तो हम लोग टाइम को लेते थे, अब की बार क्या लेंगे, बॉडी x1 से x2 पे जा रही है, ठीक है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। सो हम लेंगे कि अगर पोजीशन dx चेंज हुआ तो उस टाइम पे वेलोसिटी dv चेंज हुई, और इसके लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला डिराइव किया था a इक्वल टू v dv बाई dx। इसी का यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करना, a dx, dx इधर आ जाएगा, a dx इक्वल टू v dv। ठीक है, यहां तक बात समझ आई, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास था, सिंपली हमने dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब कैसे इंटीग्रेट हमको करना है, यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर पोजीशन है। सो आप देख सकते हो कि जब पोजीशन हमारा x1 है तो वेलोसिटी u है, जब पोजीशन हमारा x2 है तो वेलोसिटी v है। ये चीज ध्यान रखना, जिस टाइम की वेलोसिटी आप यहां पर रखोगे उसी टाइम का पोजीशन रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, a तो हमारा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, अगेन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में होता है तो वो एज इट इज बाहर चला आता है। सो a तो बाहर चला आया, बचा क्या, dx बचा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अगेन x1 से x2। इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर v dv, सो v टू द पावर 1 है ना, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, v टू द पावर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा v टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट है u से v। सो a इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, और अगर इधर सॉल्व करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, सो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट यानी कि u स्क्वायर बाई 2। x2 माइनस x1 है क्या, बॉडी x1 पे थी फिर x2 पे गई, यानी x2 माइनस x1 ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सो a इंटू s मैंने लिख दिया, x2 माइनस x1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इधर आएगा, सो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर आया, सो 2as, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको मिले हैं, इससे भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन मिले हैं तीनों, इससे भी हम न्यूमेरिकल्स को अगले वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। और इससे पहले भी हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स को कैलकुलस मेथड से, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके सॉल्व किया है। देखो बात यह है कि जहां जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हमने ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए किया है। तो जिन क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वहां पर आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा, वहां पर हम इन फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन फॉर्मूलों का बेस ही क्या है हमारा, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो हमको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।